सो हेलो गाइज़, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूँ आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो गाइज़ अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है जैव प्रक्रम और ये क्लास 10th के लिए है। जैव प्रक्रम का जो ये हम लोग का पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जो कि अपलोड नहीं हुई, बट अभी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो अभी जो पार्ट 2 में ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन से है, आपको के स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 35 नंबर जो है ATP क्या है। देखो सबसे पहले तुम लोग भी समझना ध्यान से, ATP क्या होता है। A, T और P अधिकांश कोशिकीय क्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसका संक्षिप्त रूप जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपिका किसे कहते हैं। तो हम लोग का जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में गुब्बारे टाइप का जो संरचना होता है ना, हम लोग का जो फेफड़ा होता है उस फेफड़ा में गुब्बारे टाइप का एक संरचना होता है। इवन आप फिगर में देखेंगे तो ये जो गुब्बारे जैसा संरचना होता है इसी को हम लोग कुपिका कहते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है। इसी गुब्बारे नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। क्लियर है। अब अगला सवाल 37 नंबर जो है, श्वसन किस प्रकार सांस लेने से भिन्न है। जरा ध्यान से समझना। तो श्वसन जो होता है और सांस लेना में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो श्वसन एक अलग चीज है और सांस लेना एक अलग चीज है। तो देखो एक तरफ हम लोग श्वास लेना लिखे हैं और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखे, श्वसन। आप लोग अपना कॉपी को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो श्वास लेना क्या होता है, बढ़िया समझो, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग श्वास लेना कहते हैं। और श्वसन क्या है, श्वसन वह जटिल जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा तथा जल का निर्माण होता है। तो श्वास लेना एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। और श्वसन क्या होता है, वह जटिल जैविक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब समझते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का योग होना। ऑक्सीकरण तो हमने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ाया था। तो ऑक्सीकरण वैसा अभिक्रिया था जिसमें कोई भी पदार्थों का क्या, कोई भी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है ना, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो वही होता, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा एवं जल का निर्माण होता है, उसको श्वसन कहते हैं। अगला देखिए जो अंतर है श्वास लेना का 2 नंबर देखो लिखा होगा, यह एक भौतिक प्रक्रिया होता है और यह एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर जो है, यह श्वसन तंत्र में होता है। श्वास लेना श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। और जो श्वसन क्रिया जो होता है वो हम लोग का शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते होंगे, है ना, कोशिका का बिजली घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। देखिए श्वास लेना में कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होता है, कोई ऊर्जा रिलीज नहीं होता है ना। लेकिन जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें ऊर्जा रिलीज होता है, ऊर्जा निकलता है। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, वहन किसे कहते हैं। वहन, तो वहन का मतलब हो गया लेन देन करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो वहन किसे कहते हैं, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना, पहुंचाना, वहन कहलाता है। समझ में आया। चलो रक्तदाब किसे कहते हैं, इसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, रुधिर वाहिका जो हम लोग का जैसे सिरा और धमनी जितना भी होता है, वो ब्लड को जब लेके आता है तो उसमें एक प्रेशर बनता है ना, एक प्रेशर बनता है, एक दाब बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तदाब। ब्लड के कारण जो हम लोग का सिरा या धमनी में जो प्रेशर बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रक्तदाब कहेंगे। क्लियर हो जाता है। तो देखो स्काइग्मो मैनोमीटर से इसको मापा जाता है। क्लियर है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से, वहन तंत्र के घटक कौन कौन से, वो हो गया तुम लोग का मानव। वहन करना मतलब अभी जस्ट पढ़ाए थे, वहन करना मतलब क्या कि शरीर में एक जगह से दूसरे जगह कोई भी पदार्थ, चाहे वो भोजन हो चाहे वो जल हो, है कि नहीं। पेड़ पौधे के लिए हम खनिज लवण कह सकते हैं। तो जीव कोई भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह को क्या करना, ट्रांसफर करना, पहुंचाना ही हम लोग क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। तो मानव में वहन तंत्र के कौन कौन से घटक है, तो मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक है।
पहला हो गया आपका रक्त, ठीक है। रक्त क्या करता है, यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, रक्त क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, भोजन तथा पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। यदि यहाँ से आपको इस एक सवाल और भी बन सकता है कि रक्त के क्या कार्य हैं, तो रक्त का कार्य यहाँ भी पता चल रहा है कि यह हमारे शरीर से भोजन, हमारे शरीर के भोजन में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, भोजन तथा और भी पोषक तत्व है, वो सबको क्या करता है, परिवहन करता है। कौन, रक्त। अगला जो वहन तंत्र है वो है हृदय। तो रुधिर को पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़े तक तथा गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी या वृक्क कहते हैं, में भोजन तथा शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। हृदय का क्या कार्य होता है, समझ में आया होगा। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। मतलब मान लेते हैं ब्लड को कोई पंप ही नहीं करेगा तो कैसे जाएगा यहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से वापस कैसे आएगा, है कि नहीं। तो ब्लड को वो क्या करता है, पंप करता है। अब देखो धमनी, धमनी जानते होंगे आप लोग, सिरा और धमनी दो चीज होता है, ठीक है ना। तो धमनी, यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को, ऑक्सीजनित रक्त किसको कहेंगे, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला है। मतलब जैसे श्वास लिए, फेफड़ा में आया होगा श्वास, और वहां से जो श्वास है वो छन कर किस में आ गया होगा, हम लोग का ब्लड में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं। शुद्ध रक्त जो हो गया ब्लड में आ गया, सॉरी शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गया, ब्लड में। यह अशुद्ध, सॉरी कहाँ चले गए, धमनी में थे ना, धमनी। यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया। अब देखो सिरा का क्या काम होता है, सिरा का काम हो गया, यह अशुद्ध रक्त को या विऑक्सीजनित रक्त को, मतलब अब पूरा शरीर में जो ऑक्सीजनित रक्त गया तो वहां तो ऑक्सीजन खत्म होना है, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वो कैसा रक्त बनेगा, विऑक्सीजनित रक्त। वो विऑक्सीजनित जो रक्त है, जो मतलब अब रक्त जो है अशुद्ध हो गया है, उस ब्लड को क्या करता है, वो खींचकर फिर वापस लाता है। कौन, सिरा। अगला हो गया आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त स्राव वाली जगह पर रुधिर को थका बनाती है एवं उसके मार्ग को अवरुद्ध करती है, यानी रोकती है। प्लेटलेट्स का काम होता है, जैसे बहुत सारा कोई भी आदमी कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि पूरा ब्लड निकलते जाता है हमेशा नहीं, थोड़े देर तक निकलता है, उसके बाद आप देखते होंगे कि वो क्या होता है, ब्लड उस जगह रुक चलना बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक उसका जगह क्या होता है, बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का काम है रुधिर जो है, ब्लड जो है उसको थक्का बनाता। थक्का मतलब थोड़ा सा ठोस कर देता है, जाम करने से, हाँ जमना कहते हैं, तो ब्लड को जमा देता है। क्लियर है। अगला एक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के लिए, बढ़िया समझिएगा। सवाल है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। सवाल है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। सबके पास कॉपी है कि नहीं, है कि नहीं, तो वहां से देख रहे, तुम्हारे पास है ना, तो सवाल बढ़िया से अच्छा से समझना, ठीक है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो एक तरफ आपने रखा है रुधिर और दूसरी तरफ आपने रखा है लसिका। तो देखिए रुधिर यह लाल रंग का होता है, खून यह लाल रंग का होता है, और लसिका जो होता है यह रंगहीन या हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, लसिका कैसा होता है, रंगहीन होता है या हल्का पीला रंग का। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण वो लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जिसके कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्लियर है। तो सवाल पूछा जाएगा ना कि किसके कारण खून लाल होता, तो हीमोग्लोबिन, सुना भी होगा। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तब तो वो लाल नहीं होता। क्लियर। अब देखो इसमें आरबीसी जिसको कहता है रेड ब्लड सेल हो गया आपका लाल रक्त कणिका हिंदी में, कॉमा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग कहते हैं सफेद रक्त कणिका, तथा प्लेटलेट्स जिसको हम लोग रुधिर पट्टिका भी कहते हैं होता है। तो रुधिर में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। और जो आपका लसिका है उसमें कुछ नहीं होता, यानी कि ना ही आरबीसी होता, ना ही डब्ल्यूबीसी होता और ना ही प्लेटलेट्स होता है। अगला देखिए, यह हृदय से सभी अंगों तक बहता है तथा वापस भी आता है। खून रुधिर जो है हृदय से स्टार्ट होता बहना, पूरा सभी अंग तक पहुंचता और फिर सभी अंग से क्या आता, वो वापस भी आता है। लेकिन जो लसिका होता है यह केवल एक ही दिशा में बहता है
अर्थात उत्तक से हृदय तक। क्लियर है, वो एक ही दिशा में बहता है। और रुधिर जो है दोनों दिशा में जाता भी है और वापस आता भी है। अब देखिए 5वां नंबर है, इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। रुधिर में सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं और लसिका में सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। अगला सवाल है आपका 42 नंबर, ऑक्सीजनित रक्त तथा विऑक्सीजनित रुधिर या रक्त जो भी कहें में क्या अंतर है? रक्त या रुधिर एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर में क्या अंतर है बोल रहा है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, ऑक्सीजनित रुधिर, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे विऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है। तो आप देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजनित रुधिर होगा तो डेफिनेटली उसमें ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीजन मिला होगा, और यदि विऑक्सीजनित होगा यानी उसमें O2 की मात्रा क्या होगा, कम होगा या तो नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं। तो उसमें मात्रा अधिक किसका होगा, CO2 का मात्रा। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा होगा, आपके स्क्रीन पर भी होगा, इसमें O2 की मात्रा अधिक होती है और CO2 की मात्रा कम होती है। किसमें, ऑक्सीजनित रुधिर में, और विऑक्सीजनित में उसमें O2 की मात्रा कम होती है जबकि CO2 की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है। दूसरा नंबर पॉइंट है, यह हृदय से सभी भागों तक जाता है। ऑक्सीजनित रुधिर जो है हृदय के सभी भागों तक जाता है, और विऑक्सीजनित रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम है, यह शरीर के सभी भागों से कहाँ आता, रुधिर में या हृदय में आता, हृदय तक आता। क्लियर हो गया। अगला सवाल आप लोग देखेंगे 43 नंबर, उपोहन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस, सुने होंगे डायलिसिस। चलो देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित पदार्थों के छोटे अणु छान लिए जाते हैं। रक्त में उपस्थित छोटे अणु को छान लिया जाता है, परंतु प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं छान पाते हैं, उसे उपोहन या डायलिसिस कहते हैं। मतलब समझ में आया। बोलता अगला सवाल है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है? स्तनधारी मतलब समझते हैं आप लोग? स्तनधारी नहीं, स्तनधारी वैसा जीव जो मतलब अपना संतान को दूध पिला सके, वो सभी जीव को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्तनधारी। बोलता स्तनधारी तथा पक्षी में ऑक्सीजनित रुधिर तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? पक्षी तो दूध नहीं पिलाता अपने बच्चे को ना, लेकिन बहुत सारा जीव जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, है ना, बाघ हो गया, तो इस तरह बहुत सारा जीव है जो स्तनधारी जीव होता है। तो स्तनधारी तथा पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं और बाएं भाग से वापस में मिलने से रोकना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। देखो, स्तनधारी तथा पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए, है कि नहीं। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं तथा बायां, हृदय में 4 कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होगा, एक दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, 4 कोष्ठक होता है। तो जो हम लोग का ब्लड है, ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर कहीं ना कहीं एक से निकलता होगा, एक में जाता होगा, तब ना आखिर मान लेते हैं दोनों एक जगह मिल जाता, तो फिर अशुद्ध और शुद्ध रक्त फिर क्या हुआ, ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित रुधिर क्या हुआ, तो कोई अंतर नहीं होने वाला। तो हम लोग का जो फेफड़ा है यानी हृदय जो है, फेफड़ा नहीं हृदय जो है, हृदय क्या करता है, ब्लड को पार्टीशन करता है, ऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखता है और विऑक्सीजनित रुधिर को क्या करता है, अलग रखता है। तो उसको आपस में मिलने से रोकता है, जो कि बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार का बंटवारा शरीर के उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अब अगला सवाल देखो, शिरा और धमनी में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शिरा और धमनी। ठीक है, तो एक तरफ हमने रखा है शिरा और दूसरी तरफ हमने रखा है धमनी। अब बढ़िया से समझिएगा, शिरा जो है, शिरा की दीवार पतली होती है, शिरा की जो दीवार होती है वो पतली होती है, और धमनी की दीवार क्या होती है, मोटी होती है।
यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। सिरा क्या करता है? ब्लड को लाता है कहाँ तक? हृदय तक। और धमनी क्या करता है? हृदय से निकालता है और पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? पहुंचाता है। क्या? ब्लड। चलो, सिरा में बल्ब पाया जाता है और धमनी में बल्ब नहीं पाया जाता। मतलब बल्ब एक ऐसा जो हृदय है, हृदय के पास एक ऐसा मतलब व्यवस्था होता है जिसके कारण क्या होता है? ब्लड निकल सकता है, अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है? सिरा में जो है बल्ब पाया जाता है और धमनी में बल्ब नहीं पाया जाता है। क्लियर है? जब फिगर बताएंगे ना, फिगर में बल्ब समझ में आएगा, फिगर कैसे होता है, किस जगह होता है। अब अगला देखिए, आप लोग को हमने 9 में भी पढ़ाया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो यहाँ भी इसका चर्चा है। जाइलम एवं फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम एवं फ्लोएम पदार्थ के वहन में क्या अंतर है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। एक तरफ जाइलम हमने रखा, दूसरी तरफ को हम लोग फ्लोएम रखा है। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है, जाइलम जड़ से पत्तियों तक तथा अन्य भागों में जल तथा जल में घुले हुए लवण को पहुंचाता है। जाइलम जल देखो, जल जल जैसे जाइलम हो गया। तो जाइलम का वर्क क्या होता है? वो पेड़, देखो जाइलम हम लोग का शरीर में नहीं होता, वो पेड़ पौधे के जो है वहन तंत्र है उसको पहुंचाता है। किसको? तो जाइलम जो है जल और जल में उपस्थित जो खनिज लवण है उसको क्या करता है? जड़ से उठाता है और पूरा पेड़ पौधे के पत्ते हो, टहनी हो, जहां भी हो, सब जगह पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन पदार्थ को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? पत्ता में जो भोजन बना है वो भोजन को क्या करता है? वो पूरे हिस्से तक, पेड़ पौधे के पूरे बॉडी में वो क्या करता है? पहुंचाता है। जाइलम का जो दूसरा पॉइंट है, ये जीवित ऊतक होते हैं तथा मृत भी होते हैं। जाइलम जीवित भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है, लेकिन फ्लोएम ये सिर्फ जीवित ऊतक होते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला देखिए, तीसरा नंबर, इसमें वाहिनिकाएं जाइलम मृदुतक पाया जाता है और फ्लोएम में इसमें चालिनी नलिका, फ्लोएम मृदुतक एवं साथी कोशिका पाया जाता है। ठीक है? फ्लोएम का और जाइलम का हम नीचे में फिगर भी दे देंगे, देख लेना एक बार। ठीक है? अगला देखो, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? 47 नंबर, पादप में जल, पादप मतलब हो गया पेड़ पौधा, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? वहन मतलब क्या होना? पहुंचाना। क्वेश्चन मिल गया आप लोग को या नहीं मिला? चलो, तो पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? सिंपल सी बात है, जल और खनिज लवण को पहुंचाने वाला कौन है? जाइलम फ्लोएम है कि नहीं? तो जल तथा लवण मृदा में उपस्थित होते हैं। जड़ों की कोशिका जो मृदा के संपर्क में होती है वे आयन ग्रहण करती है। जब पत्तों में वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्पन की क्रिया समझते होंगे आप लोग, धूप आएगा जिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है, तो जब पत्तों में वाष्पन की क्रिया होती है तो जाइलम ऊतक द्वारा मृदा में उपस्थित जल को जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण को जाइलम ऊतक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब चलो, अगला जो है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो आप लोग सिंपल सा बात है जानते हैं। तो जो भोजन का स्थानांतरण सिंपली क्या जनरली कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है, पादप है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम वाहिनी द्वारा, भोजन को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम वाहिनी के द्वारा पेड़ पौधे के अन्य भागों तक स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझना ध्यान से। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा ही जाएगा, इसमें कोई राय नहीं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। दोहरा परिसंचरण, देखो ब्लड जो है हम लोग का शरीर में 2 बार आता है। ठीक है? उसी को दोहरा, दोहरा मतलब डबल, दोहरा मतलब क्या होता है? डबल। चलो समझ लो बढ़िया से। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग दोहरा परिसंचरण
कहते हैं। शिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय में लिया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता। फुफ्फुस बोले तो फेफड़ा, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता। फुफ्फुस में जो कुपिकाएं होती है, कुपिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता, बाहर निकालता है, खींचता है और ऑक्सीजन को अंदर डालता है। तो बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन रक्त में मिलाकर ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में डाल दिया जाता है और हृदय में वो आ जाता है, जिसे शरीर के अंगों में फिर से पंप कर दिया जाता है, यानी पूरा शरीर के फिर से अन्य भागों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का शरीर में ब्लड जो है, खून जो है, वो 2 बार परिसंचरण करता घूमता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर हो गया। अगला सवाल है उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखो उत्सर्जन सिंपल से लैंग्वेज में हम अपने भाषा में बोलेंगे कि हम लोग के बॉडी से जितना भी हानिकारक पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, वो शरीर के बॉडी से बाहर निकाल देना हो गया। जैसे हो गया पसीना हो गया, जैसे हो गया जो मेल वगैरह निकलता है, मल वगैरह है कि नहीं, मेल हो गया, मल हो गया, तो ये सबको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता, उत्सर्जन कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, जल का निष्कासन होना है कि नहीं, ये सभी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अगला जो सवाल है वो आपका है नेफ्रॉन या वृक्काणु किसे कहते हैं। तो नेफ्रॉन बहुत ही क्रिटिकल जो फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर भी होता है और ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। और वृक्काणु को फिगर के माध्यम से आप समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हम जो है एक बार फिगर आपको समझा देंगे, ठीक है। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले हम समझा लेते हैं, उसके बाद हम आपको पहले फिगर बना देंगे। गुर्दे के भीतर असंख्य वृक्क नलिकाएं होती हैं, ठीक है। किडनी जो हो गया, गुर्दा मतलब किडनी है ना, तो गुर्दे के भीतर में असंख्य वृक्क नलिका होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन में नेफ्रॉन की भूमिका वृक्क नलिकाएं मूत्र छानन क्रिया से सीधे संबंधित होती है। वृक्क नलिका जो होता है, यानी कि जो नेफ्रॉन होता है, वो क्या करता है, जो मूत्र को छानता है। वृक्क नलिकाएं की रचना और कार्य का विवरण इस प्रकार है। प्रत्येक नेफ्रॉन का एक सिरा कप के आकार का से संरचना होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा नीचे में, है कि नहीं, कप के जैसा होता है, जिसको हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। इसके अंदर रक्त कोशिका का बहुत सारा जाल होता है, ब्लड का रक्त कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारा जाल होता है पूरा बिछा हुआ, जिसमें क्या होता है, खून जो है, ब्लड जो है वो छनता है, और उस ब्लड से जितना यूरिया, यूरिक अम्ल हो गया, जैसे वो टॉयलेट कहते हैं, वो सब वो क्या करता है, उसके माध्यम से छन कर वो संग्रह नली में चले जाता है, ठीक है। तो जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं, कोशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण, मतलब उसमें ब्लड प्रेशर जो होता है, खून का दबाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण खून जो है छन कर चले जाता है, छन कर बोमेन संपुट में चले जाता है। उत्सर्जी पदार्थ छन कर बोमेन संपुट में चले जाते हैं और वहाँ कुंडलित नाल एवं हेनेल का लूप, देखो एक इस तरह करके यू टाइप का संरचना होगा नीचे में, है कि नहीं, हेनेल का लूप जिसको कहते हैं। हेनेल नाम का एक साइंटिस्ट है जिसको वो खोजा था, हेनेल्स का लूप, वो हेनेल टाइप का जो है हेनेल का लूप में यानी चले जाता है। फिर क्या बोलता है आप समझिएगा ध्यान से, होते हुए संग्रह नली में चले जाते हैं। संग्राहक नलिका मूत्राशय तक जाती है। इस प्रकार छने हुए उत्सर्जन पदार्थ मूत्राशय में पहुंच जाता है, जहां उन्हें समय समय पर त्याग कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम फिगर को भी एक बार आपको बोर्ड में समझाते हैं। और यहाँ आपका इस टाइप करके यू जैसा संरचना बनेगा ऐसा, ठीक है। और ये जो है आपका संग्रह नली में जाके जुड़ेगा। देखिए संग्रह नली कैसे बनेगा, वर्ज्य पदार्थ मूत्र वगैरह जो है छान के इसमें ही इकट्ठा होता। अब यहाँ जो है आपका, ठीक है, बढ़िया समझना। और यहाँ पर जो है
ब्लड छानने का प्रक्रिया होता चालू, यहाँ से ऐसे निकलता है और इस तरह करके बहुत सारा जो है, ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं है ऐसा है। और ये जो इस तरह का संरचना है ना, एकदम बाल से भी छोटा छोटा संरचना, बाल से भी पतला, जिसको आप मतलब ऐसे तो देख ही नहीं पाएंगे, बहुत पतला पतला संरचना होता है। एक बाल का कितना पतला होगा, उससे भी ज़्यादा ये सब पतला होता, बहुत पतला। तो चूँकि हम फिगर में बना रहे हैं, बहुत पतला तो बनेगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, यही आपका हो गया हेनेल का लूप, हेनेल का लूप। और ये आपका हो गया बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक है, ये हो गया आपका वृक्क धमनी, वृक्क धमनी, सिरा और धमनी होता है ना। ठीक है, यहाँ ये जो है इस जगह का जो पार्ट है, ये आपका ग्लोमेरुलस कहलाएगा, ग्लोमेरुलस। एग्जाम में आपको बनाने के लिए देता है, हाँ जी, बोर्ड एग्जाम में आप देखिए क्वेश्चन बैंक पलट कर फिगर बनाने देता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आपका हो गया वृक्क का, वो धमनी था, ये वृक्क का सिरा होगा, वृक्क। ठीक है, ये आपका हो गया संग्रह नली, हेनेल का लूप हो गया। ये पूरा पार्ट को यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है, पूरा ही पार्ट क्या कहलाएगा, हेनेल का लूप, ये। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र है क्या, सबसे पहले हम लोग एट ऑफ ऑल ध्यान देंगे। तो उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहा, तंत्र एक जो है अंग से नहीं बना होता, तंत्र के लिए जो होता है ना, कुछ अलग अलग पार्ट जुड़ा होगा। उत्सर्जन तंत्र जो है किडनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्र उत्सर्जन नली, ये सबको यदि सम्मिलित रूप से हम ले लेते हैं तो उसको हम लोग ये उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। ठीक है, मानव के शरीर में उदर गुहा, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, तो उदर गुहा के जो भाग होता है, उदर भाग में पीछे की ओर 2 गुर्दे होते हैं। प्रत्येक गुर्दे मूत्रवाहिनी नलिका द्वारा मूत्राशय से जुड़ा होता है। मूत्राशय एक थैलीनुमा रचना होती है जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है। मूत्राशय जनन नलिकाओं द्वारा बाहर खुलता है, इसी नली से होकर मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। और ये हम लोग का हो गया मूत्र उत्सर्जन का मिशन। अब अगला जो है, इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो हम आपको स्वच्छ नामांकित चित्र भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 54, नेफ्रॉन और नेफ्रिडिया में अंतर स्पष्ट करें। नेफ्रॉन और नेफ्रिडिया में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक तरफ देखिए आपका नेफ्रॉन लिखा हुआ और एक तरफ आपका नेफ्रिडिया लिखा है। ठीक है, नेफ्रॉन जो है यह वृक्क की संरचना और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और नेफ्रिडिया जो होता है उत्सर्जन अंग होता है। नेफ्रॉन का पॉइंट नंबर 2 है, यह मनुष्य के वृक्क में पाए जाते हैं, यह केचुआ में पाया जाता है। नेफ्रिडिया जो है वो केचुआ में पाया जाता है। नेफ्रॉन में तीसरा पॉइंट जो है, यह एक ही प्रकार के होते हैं, जितना भी वृक्काणु यानी नेफ्रॉन जितना भी होता है सब एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन नेफ्रिडिया है जो वो 2 प्रकार का, जो नेफ्रॉन है वो मनुष्य में पाया जाता है और नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, केंचुआ में पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन का पॉइंट नंबर 4 है, यह मूत्रवाहिनी में खुलता है और नेफ्रिडिया जो है यह शरीर के बाहर आहार नाल में खुलता है। ठीक है, शरीर के बाहर भी खुलता है, फिर आहार नाल में खुलता है। ठीक है, और अब जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके सामने। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस चीज से, उत्सर्जन से। क्लियर है, तो उसका आंसर होगा उत्सर्जन। चलिए अगला सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। कोई आंसर नहीं बोलेंगे, अभी रुक जाइए, पहले ऑप्शन देखिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो क्या होगा, जल का परिवहन। स्वयंपोषी या स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, क्योंकि पेड़ पौधा जो होता है स्वयंपोषी जीव होता है और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जरूरी, जल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य प्रकाश भी होता है। बहुत बढ़िया। 58 नंबर का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा
देता है और यह क्रिया होती है, थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो पाइरुवेट जो होता है ना वो ऊर्जा का रूप होता है, तो ऊर्जा का ग्रहण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। 59 नंबर, कवक में किस विधि द्वारा पोषण होता है? तो कवक एक प्रकार का परपोषी जीव है ना, तो डेफिनेटली इसमें जो पोषण होगा वो कैसा होगा? परपोषी पोषण। क्वेश्चन नंबर 60, जीवाणु में किस प्रकार का पोषण होता है? तो परजीवी पोषण या परपोषी पोषण एक ही बात है। अगला, स्वयंपोषी पोषण का 2 उदाहरण दें। तो पेड़ पौधा हो गया पहला आंसर, और दूसरा हो गया क्लोरोबैक्टीरिया। विषम पोषी के 2 उदाहरण दें, तो हम लोग के सामने बहुत सारा है। सबसे बड़ा विषम पोषी तो राखी। अच्छा ठीक है, सुमन सर भी विषम पोषी है। तो मनुष्य हो गया, पशु हो गया, ठीक है, विषम पोषी जीव। अगला 63 बिल्कुल आएगा। 63 नंबर, पत्तों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय में सहायक होता है क्या कहलाता है? रंध्र, जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। 64 नंबर, ध्यान देना, उन वर्णक का नाम लिखें जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो कौन सा वर्णक जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरित। क्लियर है? अगला सवाल है आपके सामने 64 नंबर, उन वर्णक का नाम लिखें। सॉरी 64 उन वर्णक का नाम लिखें जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो कौन सा वर्णक है जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल। क्लियर? क्लियर है? अगला सवाल है, किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखें। पादप परजीवी मतलब पेड़ पौधा में जो परजीवी होता है, जैसे अमरबेल। क्लियर है? तो सर जैसे होता है ना, पूछे वो येलो कलर का बहुत सारा पेड़ पौधा में लग जाता है ना, लता टाइप का, वो भी है कि ना। अगला देखो, किसी एक पादप मृत जीव का नाम लिखें। पादप मृत। अगला सवाल है 67 नंबर, अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका रसधानी में। एक कीट भक्षी पादप का नाम लिखें। एक कीट भक्षी तो जो मतलब पादप एक ऐसा पेड़ पौधा होता है जो कहता है घटपर्णी, उसमें मतलब एक होता है ना कीप टाइप का संरचना का पत्ता होता है। जब कोई भी कीड़ा वगैरह उसमें जाता है तो उसका ढक्कन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। क्लियर है? चलिए देखेंगे आप लोग। हाँ ऐसे देखो, शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक क्या करता है कि जो भी क्रिया होता है उस क्रिया को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। ठीक है ना, उत्प्रेरक का काम होता है। तो देखिए शरीर में जो उत्प्रेरक होता है वो कौन है? एंजाइम। ठीक है, मनुष्य की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, सब जानते हैं आप लोग। अगला हो गया 71 नंबर, किसी टिड्डे के पाचन अंग का नाम लिखें। तो टिड्डा का जो पाचन अंग है वो है फॉरगट, मिटगट और हिंटगट। क्लियर हो गया? अगला हो गया, दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है? सब जानते हैं कहाँ पे? क्षुद्रांत के भीतरी दीवार। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्लियर हो गया? चलिए, किस तरह के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीश्वसन। 74 नंबर का सवाल है, निम्न जंतुओं में श्वसन अंगों के नाम लिखें। जैसे मछली का जो श्वसन अंग हो गया वो गिल से वो सांस लेता है। केंचुआ जो है त्वचा, गिल गलफड़ जिसको आप कहते हैं। ठीक है, आपका हो गया मच्छर, तो वो ट्रेकिया से लेता है। कुत्ता जो है फेफड़ा से लेता है। क्लियर है? अगला 75 नंबर का जो सवाल है, निम्न जंतुओं को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो झींगा को जो ऑक्सीजन मिलती है, झींगा मतलब झींगा मछली है ना, वो जल से लेता है। चूहा वायुमंडल से लेता है। इस प्रकार समझ में आ गया होगा। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है ना, एक कैटलिस्ट है। 78 नंबर का सवाल है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो श्वसन के पहले चरण में बनता है। तो श्वसन का पहला चरण में पाइरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, अगला जो सवाल है 79 नंबर, एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। तो मेढक, वो त्वचा से सांस लेता है और फेफड़ा से जब वो वायुमंडल में रहता तभी,
और त्वचा से जब वो जल में रहता है। ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 674 किलो कैलोरी। पाइरुवेट के निर्माण की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में। अगला सवाल है पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के संवहन के लिए, है कि नहीं? जल और खनिज लवण का क्या करने के लिए? वहन या संवहन करने के लिए। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। क्लियर है? अगला सवाल है मनुष्य के हृदय में प्रमुख 2 हिस्सों का नाम बताएं। तो हमने बताया था ना 4, एक दायां निलय बायां निलय, दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। तो 2 हिस्सा जो है वो एक हो गया आलिंद और एक हो गया निलय। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में 2 प्रमुख जो हिस्सा है वो हो गया एक आलिंद और दूसरा निलय। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 और मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, मनुष्य के वहन तंत्र के प्रमुख हिस्सों का नाम लिखें। तो मनुष्य का वहन तंत्र का जो प्रमुख हिस्सा है वो हृदय और रुधिर वाहिका हो गया। क्लियर है? अगला 88 नंबर है गुर्दे की उत्सर्जन इकाई का नाम क्या है? तो गुर्दे का उत्सर्जन इकाई जो कि हमने अभी फिगर में बताया था क्या? ब्रिकाणु या नेफ्रॉन। बहुत बढ़िया। अगला है नेफ्रॉन या वृक्क नली कहाँ पाई जाती है? तो वृक्क या गुर्दा के किडनी या किडनी के अंदर में, मतलब वृक्क कहो या गुर्दा कहो या किडनी कहो, तीनों एक ही चीज है। उसके अंदर में क्या पाया जाता? नेफ्रॉन या ब्रिकाणु। क्लियर है? वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई या रचनात्मक इकाई सबसे छोटी इकाई हो गया नेफ्रॉन या ब्रिकाणु। और सबसे लास्ट सवाल आपका है पौधे के किन्हीं 2 उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखें। उत्सर्जी पदार्थ जैसे हो गया गोंद बाहर निकलता है पेड़ पौधे से, और दूसरा रेजिन। ठीक है, उसी तरह जैसे मान लेते हैं पेड़ पौधे से काटते हैं तो दूध वगैरह पानी वगैरह कुछ कुछ उस टाइप का निकलता है ना, उसी में से कोई पदार्थ होगा रेजिन। क्लियर है कि नहीं? तो ठीक है, आज ये जो टॉपिक है खत्म हो गया हम लोग का। उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगा होगा। 1 मिनट थोड़ा सा ले लेते हैं, इंट्रो ले लें क्या? सो गाइज अभी ये जो वीडियो ये पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं शायद अगला जो टॉपिक होगा वो एसिड एंड बेस पर बेसिस होगा। एंड आपके कमेंट के अनुसार से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।